हाँ, तो विद्वान साथियों, भाग 2 में हमने देखा था शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ वाला केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि जो संसद है वो संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकती है। अब उसके कई दिनों बाद 1953 में पश्चिम बंगाल में एक और केस आता है जिसका नाम है बेला बनर्जी का केस। इस मामले में भूमि सुधार का कोई मामला था जिसे पश्चिम बंगाल सरकार हार गई थी। जब सरकार ये केस हार गई तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को खारिज करने के लिए नेहरू जी ने 1955 में चौथा संविधान संशोधन करके पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। 9वीं अनुसूची में डालने से क्या मतलब हुआ? देखो, समझने वाली बात है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाल दिया जाता है तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया से परे होता है, अर्थात न्यायालय उस पर किसी तरह का फैसला या उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। अब नेहरू जी ये चाहते थे कि कैसे भी समाज सुधार हो, कैसे भी भूमि सुधार कानूनों को लगाया जाए जिससे पिछड़े लोगों का उत्थान हो सके, वो भी मुख्य धारा में आ सकें। और यहाँ एक बात और समझने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया हो किसी मामले को लेकर और उस मामले को अगर आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला भी स्वतः ही बदल जाएगा, क्योंकि मामला अब 9वीं अनुसूची का हो चुका है। यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि नेहरू जी हर हाल में भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए प्रयासरत थे, चाहे उन्हें कैसे भी अमेंडमेंट करना पड़े। जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने उठा के इस मामले को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जो इसकी वजह से ये सरकार के पक्ष में मामला चला गया। भूमि सुधार के कुछ कानून ऐसे थे जिससे कई बड़े जमींदारों की ज़मीन सरकार छीन नहीं पा रही थी। उन सब की ज़मीनों का अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने 1964 में संविधान में फिर से एक संशोधन कर दिया, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 17वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राजस्थान और पंजाब के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं सूची में डाला जा सके। 9वीं सूची का विषय होने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ सकता था और राज्य आसानी से भू अधिग्रहण कर सकता था। इस 17वें संविधान संशोधन के विरुद्ध 1965 में राजस्थान में एक मामला सामने आया, सज्जन सिंह बनामा राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस वैसे तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, लेकिन इसमें भी वही क्वेश्चन सामने आया जो शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ के मामले में था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ के फैसले का अनुमोदन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संसद के पास आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, चाहे वो संशोधन मूल अधिकारों में ही क्यों ना हो। लेकिन इस केस में एक नई बात सामने ये आई थी कि इस केस में 2 जजों ने अपने डिसेंटिंग माइनॉरिटी ओपिनियन दिए थे, जो आगे चलकर बड़ी बेंचों के ओपिनियन बने। उन्होंने अपनी राय रखी कि क्या 368 के तहत संसद को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो मूल अधिकारों को भी सीमित कर देता है, जबकि मौलिक अधिकार तो संविधान की मूल ढांचे का प्रारूप हैं। अगर ये इनको आहत करता है तो कहीं ना कहीं ये संविधान की मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अतः 368 की परिधि को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये संविधान में किस हद तक परिवर्तन कर सकता है। यही राय गोलकनाथ वाले मामले में मुख्य राय के रूप में बनकर उभरी थी। अब हम गोलकनाथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1953 में पंजाब राज्य में भूमि सुधार को लेकर एक कानून बनाया गया, जिसके तहत ये व्यवस्था रखी गई कि एक परिवार में एक से अधिक भाई हैं और उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो प्रत्येक भाई को केवल 30 एकड़ ज़मीन ही दी जाएगी और बाकी ज़मीन सरकार अधिग्रहित कर लेगी। सरकार ने इस कानून को भी 9वीं अनुसूची में रख दिया। आइए अब गोलकनाथ केस के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये गोलकनाथ मामला और ये इतना अहम क्यों हो गया। ये मामला भी 17th अमेंडमेंट के खिलाफ आया। पंजाब का जलंधर शहर, 2 भाई हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी जो पंजाब सरकार के द्वारा भूमि सुधार के लिए लाए गए कानून के तहत
पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। अपनी ज़मीन को बचाने के लिए दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के सामने वही बुनियादी सवाल था कि क्या 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों पर भी लागू होता है? क्या वो उनको सीमित कर सकता है? इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच का गठन किया, जिसमें 11 जज थे। इन 11 न्यायाधीशों में से 6 या 6 से अधिक न्यायाधीश जो फैसला करेंगे वही फैसला मान्य होगा। इस 11 जजेस की बेंच ने 6:5 के बहुमत से अब तक के सारे फैसलों को पलटते हुए यह फैसला दिया कि अनुच्छेद 368 भी अनुच्छेद 13 की हदों से मुक्त नहीं है। मतलब कि संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती है, जबकि इससे पहले यह था कि सामान्य अधिनियमों से मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता और संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। लेकिन इस केस में इसका ठीक विपरीत हो गया। हुआ ये कि संविधान में संशोधन करके भी संसद मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ये फैसला आते ही अब एक खतरा मंडराने लग गया कि अब तक के सारे मामले चेंज करने होंगे। 1950 से 1967 तक भूमि सुधार के लिए जितने भी काम हुए उन सब कामों को अब बदलना पड़ेगा। लेकिन इस बेंच ने साथ ही ये भी कहा कि ये फैसला अतीत के फैसले पर लागू नहीं होगा। फिर भी संसद के सामने वही पुराना खतरा था, वही समस्या कि जब मूल अधिकारों को बदल नहीं सकते तो सामाजिक सुधार कैसे होगा, कैसे वंचितों को उनके अधिकार मिलेंगे, कैसे लोगों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन अब भी संसद के सामने थे। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारे पैच, अभी बहुत सारी खतरे हैं हमारे संविधान के सामने। इन सबको जानने के लिए हम अगले भाग में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।